हम दिल्ली में मौजूद है और हमारे साथ पूर्व न्यायाधीश संजीव कुमार जी मौजूद है, जिनसे बातचीत करेंगे एक ऐसे गंभीर मुद्दे पर जो कहीं ना कहीं दबाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है और कई सारे नए मुद्दों के चलते उस मुद्दे को नजरअंदाज किया जा रहा है। सर, अभी यूपी से एक मामला सामने आया है। एक 14 साल का बच्चा जो तथ्यों के आधार पर, फैक्ट के आधार पर बात करता है, सत्ता से सवाल पूछता है और उस बच्चे के खिलाफ FIR कर कानूनी कार्रवाई की मांग की जा रही लगातार। सर, ये देश जो है हमारा, ये किस ओर जा रहा है? मेरा सीधा सवाल ये है कि एक 23 साल का युवक कार से माँ और बेटे को उड़ा देता है, गाड़ी फुटपाथ पे चढ़ा देता है, उसे बेल मिल जाती है क्योंकि उसके पिताजी पूंजीपति रहते हैं। एक 18 साल से थोड़ा कम 17 साल का युवक रेप कर देता है, उसे बाल सुधार विभाग भेज दिया जाता है। लेकिन एक 14 साल का बच्चा जब ज्ञान के आधार पर, संविधान के अंदर रह के सत्ता से सवाल पूछता है, फैक्ट पे बात करता है, उस पर FIR कर दिया। सर, कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को आप? देखिए, ऐसा FIR पूरी तरीके से इलीगल FIR है, नंबर 1। दूसरी बात ये है कि सरकार इसका मतलब ये बताना चाहती है कि हम साइंटिफिक टेम्पर को, हम जो है इस देश में तर्क को और साइंटिफिक टेम्पर को हम खत्म करना चाहते हैं, उसको बढ़ावा देना चाहते हैं। जबकि हर व्यक्ति की फंडामेंटल ड्यूटी बनती है, संविधान के अकॉर्डिंगली 51 आर्टिकल में लिखा हुआ है कि वो साइंटिफिक टेम्पर को बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो उस बच्चे ने अपने उसी अधिकार का, ड्यूटी का इस्तेमाल करते हुए काम किया हुआ है। आप एक बात तो बता दूं आपको कि जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार आई है तब से उसका ड्यूटी पे बहुत जोर है, मतलब राइट्स में नहीं, मैं संविधान में फंडामेंटल ड्यूटी और फंडामेंटल राइट्स, तो वो कह रहे हैं। अब दिखाओ कि यहाँ पे दिल्ली में दिखाओ ना, कर्तव्य पथ, वो राइट पथ नहीं है, कर्तव्य ड्यूटी पथ। तो वो जो है उनका ड्यूटी में विशेष जोर है कि लोग अपने अधिकार की बात तो बहुत करते हैं, अपनी ड्यूटी नहीं निभाते हैं। तो आर्टिकल 51A के तहत फंडामेंटल ड्यूटी का एक पार्ट है हर व्यक्ति का कि वो साइंटिफिक टेम्परेचर को प्रमोट करने की कोशिश करेगा। उस बच्चे ने अपनी इसी ड्यूटी का इस्तेमाल किया तो उसके लिए FIR हो जाती है। आप देखिए, इनके जो है इस तरीके से ये दो मुख्य लोग इस तरह के होते हैं कि वो डबल स्टैंडर्ड रखते हैं, कहते कुछ है और करते कुछ है। जब उन्हें लगा कि ये हमारे इस पाखंड को दूर खत्म करने की कोशिश हो रही है इस बच्चे के द्वारा, यही बच्चा आगे बढ़ा होगा तो और अपने विचार को फैलाएगा, आगे बढ़ेंगे, तो इससे पाखंड, हमारा धार्मिक अंधविश्वास को बढ़ावा देने की कोशिश पूरी हमेशा भारतीय जनता पार्टी टिकी पाखंड पर है। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की पूरी राजनीति धार्मिक अंधविश्वास और पाखंड के अलावा दूसरी कोई राजनीति नहीं है, और बाकी राजनीति उसकी तो वो साइड में है, तो वो उसी के लिए काम करती है। जब बच्चे को लगा कि बच्चा ये जो है, ये तो साइंटिफिक टेम्पर की बात कर रहा है, जो साइंस की बात कर रहा है, ये पाखंड की बात नहीं कर रहा, अंधविश्वास की बात नहीं कर रहा, तो उन्होंने खिलाफ FIR कर दी। तो सरकार जो है पाखंड को बढ़ावा देना चाहती है, इससे सिद्ध होता है। सर, सोशल मीडिया आज हा व्हिडिओ एका गुन्ह्याचा नसून हा व्हिडिओ एका प्रश्नाचा आहे आणि त्या प्रश्नाला मिळालेल्या प्रतिक्रियेचा आहे। अश्वमित गौतम, वय वर्ष 14 वर्ष, हा ना कोणाचा नेता आहे, ना कोणत्या पक्षाचा स्पोकपर्सन आहे, ना कोणाचा एजंट। हा एक सामान्य मुलगा आहे, सामान्य शाळेत शिकणारा एक भारतीय मुलगा आहे। पण काही आठवड्यापूर्वी या 14 वर्षीय सामान्य मुलावर सरकारी यंत्रणेकडून कारवाई करण्यात आली अशी माहिती समोर आलेली आहे आणि इथेच हा व्हिडिओ महत्वाचा बनतो। अश्वमित गौतम हा एक साधारण घरातला मुलगा आहे आणि त्याला एज्युकेशन, बुक्स आणि आजूबाजूच्या पर्यावरणात रस आहे। टीचर्स आणि अश्वमित गौतमचे ओळखीच्या लोकांकडून असं समजलं की अश्वमित गौतम हा एक हुशार विद्यार्थी आहे, नेहमी प्रश्न विचारत असतो आणि शाळेतही आपल्याला हे शिकवलं जातं की प्रश्न विचारा, हाऊ, वाय अँड व्हॉट। आणि लोकशाहीत प्रश्न विचारणं हा गुन्हा नसून हा एक अधिकार आहे। प्रत्येक काळात प्रश्नांना सरकारी यंत्रणेकडून चांगलाच रिस्पॉन्स मिळतील असं नाही। रिपोर्ट्स आणि पब्लिकली अवेलेबल माहितीनुसार अश्वमितने काही शांत, नॉन अब्युझिव्ह, नॉन व्हायलेंट प्रश्न विचारले होते, जसं की गव्हर्नन्स, पॉलिसी एंड पब्लिक सिस्टम यांच्याशी संबंधित होते। एक तरफ मनुवादी कहते रह गए जात पात और दलितों पर अत्याचार अब खत्म हो चुका है, और दूसरी तरफ मेरठ के सरधरा थाना क्षेत्र के कपसाड़ गांव में एक सवर्ण लड़के पारस सिंह ने 9 जनवरी को खेत को जाती हुई एक दलित मां के ऊपर फरसे से हमला कर उनकी हत्या कर दी और उनकी बेटी के साथ छेड़छाड़ कर उसे अपने साथ ले गया। अब यहाँ कोई नहीं कहने आया कि दलितों पर अब अत्याचार खत्म हो चुका है। बात जाति विशेष के होने के कारण से सरकार से लेकर प्रशासन तक सब कोई चुप है। ध्यान दीजिए, ये कोई इक्का दुक्का घटना नहीं है, ये तो दलितों के साथ हुई सिस्टमेटिक हिंसा का हिस्सा है जिसे हर बार लगातार नकारा जाता है। इस बात के लिए NCRB के आंकड़े खुद गवाह हैं। हर साल हजारों मामले दर्ज होते हैं जिसमें दलितों के हत्या, बलात्कार, अपमान, हमले और सामाजिक बहिष्कार शामिल है। NCRB की सबसे लेटेस्ट रिपोर्ट बताती है कि SCs के उत्पीड़न के लगभग 57,000 मामले दर्ज हुए हैं।
जिसमें उत्तर प्रदेश में ही रोजाना 2 दलितों की हत्या होती है, 3 दलित महिलाओं के बलात्कार होते हैं और 6 दलित घरों में आग लगाना या फिर घरों में तोड़फोड़ करने के मामले दर्ज होते हैं। फिर भी गरीबी और बुजदिली के चक्कर में कोर्ट कचहरी से लेकर जेलों तक में दलित ही सजा काटते हुए नजर आते हैं। और अतिशयोक्ति की बात तो देखो, यूपी इन मामलों में सबसे ऊपर है और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि यूपी में क्रिमिनल्स थर थर कांप रहे हैं, लेकिन सच तो ये है कि ये केवल बड़ी बड़ी हाँक रहे हैं। अन्य स्टेट्स या विदेशों में इनकी बेइज्जती ना हो, इसीलिए ये क्रिमिनल्स और अत्याचार के डाटा को झांप रहे हैं। ये झूठ नहीं, मैंने सच बताया है। इन्होंने हाथरस गैंगरेप केस से लेकर उन्नाव गैंगरेप केस तक सब कुछ दबाया है। हर केस में जाति का एंगल हटाकर इन्होंने आपसी विवाद बनवाया है। प्रशासन ने हम काम कर रहे हैं ये कहकर केवल मन बहलाया है। वैसे ही इस मेरठ वाले केस में भी करने की कोशिश चल रही थी। लड़के की उम्र 17 साल बता रहे हैं और पंचायत से भी 50,000 रुपए देने की बात सामने ला रहे हैं ताकि लड़की पर इल्जाम लगाया जा सके, लड़की ने अपनी मां का मर्डर किया है ये बताया जा सके। ये तो सही हुआ, सही जगह पर सही समय पर भीम आर्मी और चंद्रशेखर आ गए, वरना तो ये पूरे केस को घुमाने वाले थे, पीड़िता के परिवार को ही फंसाने वाले थे। अब ये ऊंच नीच की गाज इतनी भारी पड़ रही है, कोर्टों में दलित उत्पीड़न की फाइलें भारी मात्रा में सड़ रही हैं, क्योंकि पैसे वाले और पावर वाले जल्दी ही छूट जाते हैं। दलित कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाकर टूट जाते हैं। तभी तो मैं कहता हूँ, जाति आधारित हिंसा फरसे या तलवार से नहीं होती, इसमें भी इनकार, चुप्पी और राजकीय संरक्षण का पूरा साथ है। और आज जो दलितों पर अत्याचार हो रहा है इसमें भी सरकार का पूरा हाथ है। हे प्रश्न धमकी नव्हते, अपमान नव्हता आणि हिंसकी नव्हते। हे प्रश्न असे होते की एक सर्वसाधारण नागरिक, विशेषतः विद्यार्थी विचारू शकतो। इथेच एक मोठा प्रश्न उभा राहतो की एक 14 वर्षाचा मुलगा जेव्हा सिस्टीमला प्रश्न विचारतो तर त्याच्यावरती सिस्टीमने काय प्रतिक्रिया द्यायला हव्या होत्या। जर चांगली लोकशाही राहिली असती तर उत्तर मिळालं असतं, संभाषण झाल्या असत्या, सुधारणा झाल्या असत्या। पण या केसमध्ये काय झालं, संभाषणपेक्षा प्रोसिजरल ऍक्शनच जास्त झाले। हा व्हिडिओ कोणत्याही अधिकाऱ्याला दोष देत नाही, तर फक्त फॅक्ट्स बद्दल बोलतोय। आणि आपण आता व्यक्तीबद्दल नाही तर व्यवस्थेबद्दल बोलूया। या देशात शांत आंदोलन, एन्व्हायरमेंटल कन्सर्न आणि एज्युकेशन वरती बोलणाऱ्या व्यक्तींवरती डिटेन्शन, नोटीस आणि रेस्ट्रिक्शन आणलेले आहेत। आणि याच वेळेस सिरियस क्रिमिनल कन्व्हिक्शन करणाऱ्या व्यक्तींवरती सरकारी यंत्रणेकडून सवलती देण्यात आलेले उदाहरणं पब्लिक डोमेन मध्ये आहेत। हा कॉन्ट्राडिक्शन व्यक्तीविषयी नाही तर पॉलिसी प्रायोरिटीज विषय आहे। प्रश्न विचारणारा अनकम्फर्टेबल का वाटतो आणि गुन्हा करणारा मॅनेजेबल का वाटतो? हा प्रश्न न्यायाचा नसून तर नियमांचा आहे। चांगली सरकार असती तर तिने सोल्युशन्स काय दिले असते? आपण एक इमॅजिन करूया की चांगली सरकार असती तर तिने कसं रिस्पॉन्स केला असतं। चांगली सरकार असती तर तिने बालकाच्या प्रश्नाला ऍक्नॉलेज केलं असतं। चांगली सरकार असती तर तिने एक एज्युकेशनल उदाहरण म्हणून बघितलं असतं। चांगली सरकार असती तर तिने पब्लिक क्लॅरिफिकेशन दिले असते। चांगली सरकार असती तर तिने पॉलिसीज एक्सप्लेन केल्या असत्या। चांगली सरकार असती तर केस फाईल नसती झाली, रिस्पॉन्स फाईल झाला असता। चांगली सरकार असती तर तिने प्रश्नाला चॅलेंज म्हणून नाही तर फीडबॅक म्हणून बघितलं असतं। आता थोडं मानवी दृष्टिकोनाबद्दल बोलूया। अश्वमित गौतम हा एक 14 वर्षीय बालक आहे। त्याच्या डोळ्यात भीती असू शकते, तो कन्फ्यूज असू शकतो, त्याला असं वाटू शकतो की माझ्या प्रश्नामुळे कोणाला त्रास तर होणार नाही ना, माझ्या आई वडिलांना त्रास तर होणार नाही ना। एक 14 वर्षीय बालक स्वतःला हा प्रश्न विचारू शकतो। लोकशाहीत लहान मुलांना शांत करण्यापेक्षा त्यांना शिकवलं जातं। हा व्हिडिओ कोणाच्या विरोधात नसून तर प्रोसेस, प्रोपोर्शन आणि प्रायोरिटीज वरती आहे। प्रश्न विचारणारा बालक देशाला हानिकारक नसून तर तो देशाचा भविष्य असतो। आज अश्वमित गौतम एक नाव आहे, उद्याला कोणीही असू शकतो। प्रश्न विचारणाऱ्याचा अधिकार जर भीतीने चालवला तर लोकशाही शब्दात राहते, अर्थात उरत नाही। लोकशाही तेव्हाच मजबूत असते जेव्हा ती प्रश्नांना घाबरत नाही। भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये।